फसल कितने प्रकार की थी भाई? प्रमुख फसल तो 3 है। प्रमुख फसल कितना है आपका? प्रमुख फसल जो है वो कितना है आपका? 3 कौन कौन सा भैया? पहले जायद आया होगा, फिर खरीफ आया होगा, फिर रबी आया होगा। तो कौन कौन सी हो जाएगी भाई? जायद, खरीफ और रबी। कौन कौन सी फसल हो जाएगी बोलो? जायद, खरीफ और रबी। और इससे एक क्वेश्चन जरूर आपका आया है, अभी आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। पहली प्रैक्टिस सेट 2020 के में क्वेश्चन रखा गया है, जायद से क्वेश्चन पूछा था। क्या क्वेश्चन पूछा था देखो जरा बता देते हैं। जायद की फसल कब बोली जाती है? इसको क्या कहते हैं हम लोग? जायद। क्या कहते हैं इसको हम लोग? जायद। ABCD पढ़िएगा, पहले जे आएगा, तो पहले जायद आएगा, फिर क्या आएगा आपका? खरीफ। क्या आ जाएगा आपका? खरीफ। और फिर उसके बाद क्या आएगा? रबी। क्या आएगा आपका? रबी। तो जायद, खरीफ, रबी 3 फसलें आपकी होती प्रमुख जो फसल। तो जायद की फसल के लिए क्या चाहिए होता है? कम समय चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है भाई? कम समय। कम समय में फसल कौन सी तैयार हो जाती है? जायद की फसल। इसीलिए इनको हरी सब्जियां वगैरह काउंट करा जाता है। जैसे जायद की फसल की बुवाई का समय पूछेगा, किस समय बोई जाती? बोलिए। ये मार्च अप्रैल समय में बोई जाएगी। कब बोई जाएंगी भाई? मार्च अप्रैल के टाइम पे बोई जाती है भाई। और हमने कहा कि यह फसल कौन सी कहलाती है? जायद की फसल। खरीफ की फसल क्या बुवाई होती है? बोलिए कब होती है भाई? जून जुलाई में होगी, नहीं होगा? जून जुलाई में। और रबी की फसल की बुवाई नवंबर दिसंबर। क्या हो जाएगा भाई? नवंबर। मेनली मान लेते हैं नवंबर के टाइम पे, कभी कभी लास्ट अक्टूबर में भी इसकी बुवाई हो जाती है। तो हमने कहा कि अप्रैल में जो बुवाई होगी वो फसल कौन कौन सी होगी? हरी सब्जियां हो जाएंगी। क्या हो जाएंगे भाई? हरी सब्जी। हरी सब्जियां। और हरी सब्जियां कौन कौन सी? जैसे लौकी हो गया, कद्दू हो गया, ककड़ी हो जाएगा, तरबूज हो जाएगा, खीरा हो जाएगा, ककड़ी हो जाएगी, ये लिखा था ककड़ी, कद्दू हो गया आपका। और क्या बचा आपका? खरबूजा। चलिए खरबूज हो गया आपका। और बोलते रहिए फटाफट। और बोलो भाई। टमाटर भी आ जाएगा, टमाटर आ जाएगा। और क्या रहेगा इसमें? इसमें बैगन भी आ जाएगा आपका। क्या रहेगा आपका? बैगन भी आ जाएगा। तो कुल मिला के हरी सब्जियां आपको समझ में आ रहा है ना। और 2020 के पेपर में यही क्वेश्चन पूछा था आपका। क्वेश्चन पूछा था कि खरबूज किस फसल का उदाहरण है? तो तरबूज किस फसल का उदाहरण है भाई? जायद फसल का उदाहरण। यही क्वेश्चन पूछा था, प्रैक्टिस सेट आपको भेजे थे ग्रुप पे और चेक करा होगा ना। तो आपका ये यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट था प्रीवियस ईयर का, सन 2020 दिसंबर में जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन ये आपका रिपीटेड था। पूछा गया था कि नहीं पूछा गया? आपने देखा, भगवान मान लेगा, अभी देख लेना, उसमें मिल जाएगा। कहेगा खरीफ की फसल के लिए पानी की अधिकता होती है। कहेगा किस फसल के लिए पानी की अधिकता होती है? खरीफ। और खरीफ की फसल के लिए पानी बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी टाइम पे क्या होता है हमारे यहाँ पर? क्या होता है भाई? और क्या होता है यहाँ पे? मक्का। और क्या होता है? धान, मक्का, बाजरा। और बोलिए। और क्या हो जाएगा? कपास की खेती हो जाएगी। और बोलो भाई क्या हो जाएगा भाई? सूरजमुखी। सूरजमुखी की भी खेती हो जाएगी इसी टाइम पे। और बोलो जरा। मूंगफली भी इसी में आ जाएगा, मूंगफली। और बोलो। और बोलो। बोलो भाई गन्ना। और क्या आएगा भाई? गन्ना आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? ये आपकी काफी फसलें इसमें लगभग आ जाती हैं। अगला बताइए, नवंबर के टाइम पे सर्दियों में बोई जाने वाली फसलें जैसे आपकी क्या हो जाएगी? गेहूं। गेहूं सबसे फेमस है कि नहीं है? गेहूं हो गया। और बताइए क्या हो जाएगा? चना हो जाएगा। और बोलिए। आलू हो जाएगा आपका, आलू हो जाएगा। और बोलिए इसमें क्या हो जाएगी आपकी? सरसों। क्या हो जाएगी? सरसों हो जाएगी। तो कुल मिला के दलहन वगैरह इसमें आ जाएगा, दालें वगैरह। दालें किस में आएगा भाई? इस वाले में आ जाता है। मूंग वगैरह का टाइम होता है कि नहीं होता है? अगला सरसों वगैरह हो गया कि नहीं हो गया? तो कुल मिला के ये फसल पूछेगा। अब यहाँ पे आएगा शकरकंद का, बताओ तो शकरकंद भी इसी में आएगा कि नहीं आएगा? बताओ भाई। ये थी आपकी फसल। हाँ ठीक है। अब देखना जरा, कुल मिला के हमने टाइम देख लिया कि कब कौन सी फसल बोई जाती है। तो हमने यहाँ से इन तीनों को उठाकर एक नई फसल बनाई जिसको कहा गया नगदी फसल। क्या बोला गया भैया? नगदी फसल बोला गया। और नगदी फसल का इंग्लिश में मतलब होता है कैश क्रॉप। वह है फसल जिससे हमें सीधे सीधे क्या मिले? पैसा, या फिर हमको लाभ प्राप्त हो। वो क्या कहलाती है आपकी? कैश क्रॉप या नगदी फसल कहलाती है। नगदी फसल में हम आपको क्या क्या पढ़ाए थे जरा बताना। आपको पढ़ाए होंगे गन्ना। गन्ना कैसी फसल है आपकी? नगदी फसल। आपको चाय पढ़ाए होंगे, चाय कैसी फसल है? नगदी फसल। आपको कॉफी पढ़ाए होंगे, कॉफी कैसी फसल है? नगदी फसल। आपको पढ़ाए होंगे कपास के बारे में, कपास कैसा है? नगदी फसल। आपको पढ़ाए होंगे जूट वगैरह, जूट कैसा है आपका? नगदी फसल।
कुल मिला के ये सब हम आपको पढ़ा दिए थे। एक बात बताइए, कपास की हम खेती करते हैं तो अगर सीधा सीधा कपास हम ओढ़ लेंगे? कपास को पहले फैक्ट्री में भेजेगा, बेचेगा, फैक्ट्री में जाके जब कपड़े बन के आएंगे तभी हम इनका यूज करते हैं ना। तो डायरेक्टली इन चीजों का चाय की पत्ती का हम पी जाएंगे? पता चला हमने 10 बीघा में चाय कर दिया तो सब पी जाएगा, बेच देगा सब, बाद बाकी फिर प्रोडक्शन करेगा, मार्केट में जाएगा, तब जाके हम लोग उसको यूज करेंगे। जैसे हमने कहा कि जूट काट के इकट्ठा कर लेगा, बेचेगा, तभी जाके बोरा बोरी बनेगा कि नहीं बनेगा। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ पर होता है? बोलिए कहाँ पर होता है भाई? पश्चिम बंगाल। कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल। जूट का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिम बंगाल। जूट को क्या कहते हैं लोग? जूट को कहते हैं स्वर्णिम तंतु। क्या कहते हैं इसको लोग? स्वर्णिम तंतु कहते हैं। क्यों कहते हैं भैया इसको? क्या कहते हैं इसको? गोल्डन फाइबर कहते हैं। क्या कहते हैं इसकी इंग्लिश में? गोल्डन फाइबर। कपास को क्या कहते हैं? व्हाइट फाइबर कहते हैं। इसको हिंदी में कहता है उजला सोना। क्या कहा जाता है? उजला सोना। बताइए काला सोना किसे कहते हैं? कोयला को। ब्लैक डायमंड कहते हैं ना, काला हीरा भी कह सकते हैं उसको। कॉफी की प्राप्ति कहवा, इसको कहवा भी कहता है। क्या कहता है? कहवा। कॉफी की प्राप्ति किससे होती है? बीज से। कॉफी की प्राप्ति बीज से। चाय की प्राप्ति पत्ती से। चाय की प्राप्ति पत्ती से। कपास की प्राप्ति बीज से। कहेगा बताइए जूट की प्राप्ति तने से। लौंग की प्राप्ति कली से। लौंग की प्राप्ति कली से। लौंग का कली खाया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका कुछ ना कुछ आपसे पूछ लेता है। कहेगा गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन राज्य बताइए? उत्तर प्रदेश। गन्ना का सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है? उत्तर। लेकिन फैक्ट्री कहाँ है? उद्योग इसके महाराष्ट्र में। दुनिया में सबसे ज्यादा गन्ना ब्राजील में, लेकिन उद्योग कहाँ है आपका? देखो हेडिंग डालो भाई, कृषि सिंचाई परियोजना। हाँ, कृषि सिंचाई परियोजना। ठीक है भाई, क्या हेडिंग पड़ी होगी? कृषि सिंचाई परियोजना। और ये परियोजना जो लाया गया था ना, परियोजना लाया गया योजना आयोग के द्वारा। किसके द्वारा इसको लाया गया भाई? इसको लेके आने वाला कौन था? योजना आयोग। कौन लेके आया इसको? योजना आयोग। योजना आयोग क्या है भाई? पहले आपका जो आप नीति आयोग देखते हैं ना, इसको पहले योजना आयोग कहते थे। ठीक है, और इसको लेके कौन आ जाता है? सिंचाई परियोजना। इसमें कहा गया जब पहली पंचवर्षीय योजना पढ़िएगा ना, उसमें आपका सिंचाई में जोर दिया गया था। कृषि को लेकर पहली पंचवर्षीय योजना लाएगी और पहली पंचवर्षीय योजना के तहत बांध वगैरह बनाएंगे। क्वेश्चन पूछ लेता है कि बड़े बड़े बांध जैसे भाखड़ा नागल बांध हो गया, ये किस परियोजना के तहत लाया गया? तो पहली पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया। तो ये आपका लाया ही तब गया क्योंकि प्रयोजन योजना जो लाया गया इसी में आपका इसको लागू कर दिया गया। तो हमको पढ़ना है। अब कहा गया कि भारत को कुल कितने सेक्टर में बांटेगा? तो 3 सेक्टर इसके बांटे। पहला सेक्टर किसको रखा गया? पहला रखा गया, कहा गया कि जिसके पास 10,000 हेक्टेयर, कितना जमीन होगा? 10,000 हेक्टेयर होगा। इसके लिए सिंचाई का अलग प्रावधान होगा। तो सिंचाई के लिए 3 कैटेगरी में इसको बांटा गया। पहला कैटेगरी क्या था कि जिन क्षेत्रों में 10,000 हेक्टेयर ज्यादा आपका क्षेत्र है उसके लिए किसको लेके आया गया भैया? नदियों को, नहरों को लेके आया गया। दूसरा कह रहा है आपका, दूसरा कैटेगरी, इसको बृहद कह सकते हैं, बृहद सिंचाई। क्या कहा गया? बृहद सिंचाई क्षेत्र। और इसको क्या कहा जाएगा आपका? कहा गया कि जहां पर आपका 2000 हेक्टेयर से लेकर कितना भाई? 2000 से लेकर 8000 हेक्टेयर। कितना? 2000 हेक्टेयर से लेकर 8000 हेक्टेयर के बीच में सिंचाई होगी। इसको क्या बोला जाएगा आपका? मध्य सिंचाई योजना कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा भाई? ये हो गया बृहद सिंचाई। ये क्या हो जाएगा आपका? मध्य सिंचाई। मध्य सिंचाई का मतलब होता है कि मीडियम क्षेत्र, यहाँ पर आपका नहरें वगैरह खुदवा के प्लान करा जाएगा। और लास्ट में तीसरा आएगा आपका जिसमें कह रहा है कि यदि आपके पास 2000 हेक्टेयर या इसके इर्द गिर्द आपका जमीन है तो आपका कहलाएगा लघु सिंचाई योजना। क्या कहा जाएगा? लघु सिंचाई योजना कहलाएगा। ठीक है, तो 3 क्षेत्रों में बांटा गया। और भारत में याद रखिएगा कि भारत में बहुत ज्यादा खेती लोगों के पास नहीं है। क्या सबके पास 10,000 हेक्टेयर जमीन होती है? नहीं होती। क्या सबके पास 2000 हेक्टेयर है? नहीं है भैया। इसमें भी दिक्कत आता है आपका। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया कि भारत में कुल 16% लोगों के पास 2 हेक्टेयर जमीन है। क्या भारत में इतने लोग रहते हैं लेकिन भारत के कुल
क्या क्वेश्चन पूछा गया? भारत के कुल 16% लोगों के पास 2 हेक्टेयर, कितना? 2 हेक्टेयर जमीन है। 2 हेक्टेयर क्या होता है भाई? 1 हेक्टेयर कितना होता है? 2 हेक्टेयर कितना होता है? बोलिए सर, कितना होगा भाई? हेक्टेयर में नापा जाता ना भूमि को, कितना हेक्टेयर है, पॉइंट में जाता है, 1 हेक्टेयर, 2 हेक्टेयर, 10 हेक्टेयर, 20 हेक्टेयर, 1000 हेक्टेयर, ऐसे करके देता है ना। तो जो आपका कह रहा है कि 100 आपका वर्ग मीटर होगा। क्या होगा आपका? 100 वर्ग मीटर। 100 वर्ग मीटर का मतलब होता है 100 आपका ये होगा लंबाई और 100 क्या होगा आपका चौड़ाई, तब जाके आपका क्षेत्रफल निकल के आएगा 100 वर्ग मीटर। तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है? यहाँ से 100 मीटर का मतलब समझ लो कितनी दूर होना चाहिए? अगर हम यहाँ कोचिंग से 100 मीटर देंगे तो 100 मीटर कहाँ तक होगा आपका? बोलो भाई, यहाँ से 100 मीटर कहाँ तक होगा भाई? कहाँ तक? रोड के उस तरफ तक 100 मीटर हो जाएगा। चलो रोड से ही देख लेते हैं। ओवरब्रिज से लेकर आप कहाँ तक जाएंगे? साहिल रोड तक लगभग कितना दूर जाता हो? नहर तक हो जाएगा 100 मीटर ना। ठीक है, यहाँ से लेकर नहर तक ऐसे ही आप चारों तरफ अगर एरिया नापिएगा तो 100 मीटर हो गए। ठीक है, 100 मीटर लंबाई, 100 मीटर चौड़ाई, 100 मीटर का पूरा स्क्वायर हो। और अगर आपके पास 200 मीटर दे देगा तो यहाँ से कहाँ तक हो जाएगा? फिर आपका कहाँ चल जाएगा? यहाँ से ठीक दुगना हो जाएगा। और कहेगा कि ऐसे खेत लोगों के पास बहुत कम है जिसके पास इकट्ठा आपका इतना खेत हो जाए। पता चला किसी का एक हेक्टेयर यहाँ है, 1 हेक्टेयर वहाँ है, 1 हेक्टेयर यहाँ है, अलग अलग टुकड़ों में बांट दिया जमीन को। इकट्ठा नहीं है हमारे यहाँ जमीन। आप देखिए ना, आपके घर में 4 भाई होंगे, चारों का ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारा इकट्ठा ये हो गया। क्या करना, हमको भी यहाँ हिस्सा चाहिए, उस वाले खेत में भी हिस्सा चाहिए, आगे जो दादा परदादा वाला पड़ा है ना उसमें भी हिस्सा चाहिए, सब जगह चाहिए हमको। एक पर्टिकुलर एरिया अगर जगह ले लेगा तो आराम रहेगा अपन को कि नहीं रहेगा? क्योंकि एक ही जगह हमको भाग दौड़ करनी पड़ेगी। पता चला गेहूं बोने, एक बोरी यहाँ डाला, एक बोरी वहाँ डाला, एक वहाँ डाला, भैया एक जगह ले लो, आराम से कृषि कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि सिंचाई के लिए जो प्रोजेक्ट लाया गया वो प्रोजेक्ट इन कैटेगरी में बांटा गया। अब हम देख लेते हैं सिंचाई परियोजना कैसे कैसे किन किन क्षेत्रों में होती है। स्टार्ट करें भाई। तो हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से चलेंगे जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से नीचे आएंगे, धीरे धीरे लास्ट में कहाँ कर देंगे? केरल तमिल में एंड कर देंगे। ठीक है, तो मैप के अकॉर्डिंग देख लेंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, हटा दें इसको नोट कर लो, फिर हटाते हैं, आगे लिखा। चलो बेटे देखो, एक क्वेश्चन आएगा कि बताइए भारत में नलकूप द्वारा, किसके द्वारा? नलकूप के द्वारा। एक होगा आपका नलकूप, एक होगा आपका नहर, नहर हो गया, नलकूप हो गया आपका, एक होगा आपका कुआं और एक होगा आपका तालाब। क्या होगा आपका? आपको 4 ऑप्शन दिए, 4 में से हम ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन आपके साथ को लेके यहां दिख नहीं रहे होंगे कैमरा में। लिखा होगा ऑप्शन 36%, ऑप्शन लिखा होगा 33%, ऑप्शन लिखा होगा आपका 19%, ऑप्शन लिखा होगा 0.8%। बताइए कौन से आप मिलान करना है, इनमें से कौन किसके साथ जाएगा? बताइए नलकूप कितना होगा भाई? 36%। ठीक है भाई। नहर कितना होगा? 33 होगा। तालाब कितना होगा? कितना होगा भाई? 19। कुआं कितना होगा? 8। मिला दिया ना सबने? गड़बड़ हो गया कि नहीं हो गया? अब देखो जरा, हमने कहा कि भारत में नहर द्वारा कुल सिंचाई जो क्षेत्र है वो कितना है? 36%। कितना है आपका? 36। और नलकूप के द्वारा कितना है? 33%। कितना है आपका? 33। और कुआं द्वारा कितना है आपका? 19%। और तालाब द्वारा कितना है? 0.8%। ये इतना सिंचाई क्षेत्र है। तो भारत के सिंचाई क्षेत्र में परसेंटेज से भी पूछ लेता है कि कितना प्रतिशत क्षेत्रफल किसके द्वारा सिंचाई किया जाता है। कोई दिक्कत किसी को? लिखो इसको, क्वेश्चन आएगा एक, और आया भी है। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत में नलकूप द्वारा कुल कितने % क्षेत्र पर सिंचाई की जाती है। तो कितने क्षेत्र पर की जाएगी भाई? कितने पर की जाएगी? नलकूप द्वारा 33% क्षेत्र पर, और नहर के द्वारा 36% एरिया पर। क्षेत्रफल का मतलब एरिया, जो सिंचाई का एरिया होगा। उसके बाद नलकूप आएगा, नलकूप के बाद क्या आएगा? कुआं, और कुआं के बाद क्या आएगा? तालाब। तालाब का एक फिक्स स्रोत होता है, कुआं का कोई फिक्स स्रोत नहीं होता है। कुआं में पानी अल्टरनेट आता रहता है, तालाब में पानी लाना पड़ता है। ठीक है, ये है 2 अंतर।
पिछले से पिछली साल का, जो पहली बार पैट का पेपर हुआ था ना, पहली बार, और पहली बार पैट के पेपर में परियोजना से क्वेश्चन पूछ दिया था। एक क्या क्वेश्चन पूछा गया था देख लें, बताइए क्वेश्चन। देखो अभी हम पूछते हैं आपसे, पहले तो आप देख लो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सी परियोजना है। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर की क्या पढ़े हम लोग, परियोजना, परियोजना। ट्रिक से पढ़ाते हैं आपको लिखाते हैं भाई। ये जम्मू कश्मीर हो गया। जम्मू कश्मीर के बाद अगर पढ़िएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग, हिमाचल में आएंगे कि नहीं आएंगे, तो नीचे उतरेंगे हिमाचल प्रदेश आएगा। चलिए हिमाचल की देख लेते हैं भैया यहाँ पे। दूसरा क्या लिख देते हैं, हिमाचल, हिमाचल। हिमाचल में कौन कौन सी परियोजना है ये देख लें। आप लोगों ने नाम सुना होगा भाखड़ा नागल, सुना है कि नहीं सुना है। दो अलग अलग बांध है मिट्टी, एक है भाखड़ा और एक है आपका नागल। दो अलग अलग बांध है कि नहीं है। कोई बता सकता है भाखड़ा कहाँ है और नागल कहाँ है? भाखड़ा पंजाब में, बताइए भाखड़ा कहाँ है आपका और नागल कहाँ है आपका। ऐसे हिमाचल है ना, हरियाणा ना कर देना इसको, कहाँ ना कर देना भाई, हरियाणा। ठीक है, देखो गलत बोल रहा है। जो भाखड़ा है ये आपका हरियाणा में और नागल है ये आपका पंजाब में। कहाँ पर है भाई, पंजाब में। भाखड़ा और नागल दो बांध है, लेकिन बोला एक साथ जाता है क्योंकि भाखड़ा आपका बड़ा बांध है, इसका सहयोगी नागल बांध है। भाखड़ा का सहयोगी बांध कौन सा आपका, नागल बांध, इसलिए पूरा एक नाम आता है भाखड़ा नागल बांध। कौन सा आता है आपका, भाखड़ा नागल बांध। अब क्वेश्चन तो आपके लिए ये है कि बताइए भाखड़ा नागल जो बांध है ये इसका चुनाव पर होगा, ब्यास पर होगा, किस पर होगा, बिल्कुल सही बात है भैया, सतलज नदी पर। और ये जो भाखड़ा नागल बांध है ना, ये सबसे ऊंचा बांध कहलाता है। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, भाखड़ा नागल बांध की अगर ऊंचाई की बात करेगा तो इसकी ऊंचाई की अगर बात करी जाए तो ऊंचाई इसकी कितनी हो जाएगी, 225 मीटर। कितना है आपका, 225 मीटर। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है, 225 मीटर। और ये किस नदी पर बना है, नदी का नाम अगर पूछेगा तो कौन सी नदी आएगी, सतलज नदी आएगी। कौन सी नदी आएगी, सतलज नदी। क्लियर है ना, सतलज नदी पर बना भारत का सबसे ऊंचा बांध जिसका नाम क्या है, भाखड़ा नागल बांध। लेकिन एक बात और भी है यहाँ से, क्या ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है? तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा होगा? दो बात याद रखिएगा, एक बांध का नाम और आएगा टिहरी बांध। कौन से आएगा आपका, टिहरी। दोनों में अंतर है बेटे। भाखड़ा नागल बांध भले ही आपका बना है लेकिन ये जमीन से बना ऊपर तक, इसको गुरुत्वीय बांध कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, गुरुत्वीय बांध। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, नाम आएगा भाखड़ा नागल बांध। लेकिन जब नाम आएगा अर्थ पिलर का, पिलर का मतलब खंबा होता है, खंबे पट्टी का आपका बांध जो अर्थ पिलर होगा वो कौन सा होगा आपका, टिहरी होगा। कौन सा होगा भाई, टिहरी। दोनों में अंतर समझ में आया ना। तो बताइए जरा हिमाचल में कौन सा बांध आपका, भाखड़ा नागल बांध। कौन सा आपका, भाखड़ा। इसके दो और बांध हैं आपके, एक आपका कोल डैम, एक है पौंग बांध। कौन सा आपका, कोल डैम। तो क्वेश्चन पूछता है कि इसका सहयोगी भी कोई बांध है, इसके साथ में एक और बांध बना है जिसका नाम क्या है आपका, कोल डैम। कौन नाम है आपका, डैम का मतलब बांध होता है, डैम का मतलब क्या होता है, बांध। ये भी किस नदी पर बना होगा, सतलज नदी पर बना होगा कि नहीं बना होगा, बताओ जरा। कोल डैम किस नदी पर बना है भाई, सतलज नदी। भाखड़ा नागल किस पर बना है, सतलज नदी। भाखड़ा कहाँ पड़ता है आपका, हिमाचल में। नागल कहाँ पड़ता है आपका, पंजाब। इसके साथ में एक और बना है नागपा छाकरी। क्या बना आपका, नागपा छाकरी बांध। ये बहुत फेमस है, नागपा झाकरी या छाकरी कुछ बोलता है, छाकरी बांध। ये बड़ा फेमस बांध है। और देखना जरा क्वेश्चन पूछेगा कि भाखड़ा नागल बांध एक बार ना पूछे, लेकिन ये जरूर पूछता है नागपा छाकरी बांध। क्यों कहता है, क्योंकि बच्चा को पता है भाखड़ा नागल बांध क्या है, पता है कि नहीं पता है। लेकिन बच्चे को ये नहीं पता है कि नागपा छाकरी बांध क्या है। नागपा छाकरी बांध भाखड़ा नागल का सबसे बड़ा सहयोगी बांध है। जैसे जब भी कभी पानी को रोकना होता है ना, जैसे ये हमने बांध बना दिया, यहाँ से पानी आ रहा है लेकिन डर होता है कभी भी ये बांध आपका टूट सकता है। और बांध टूटने का जब डर होता है ना, तो इसके सहयोग में एक और आपका बांध बना दिया जाता है। वो सहयोगी बांध क्या कहलाता है आपका, वही जो सहयोगी बांध है यही क्या कहलाएगा आपका, नागपा छाकरी बांध कहलाएगा, जो कि सबसे बड़ा सहयोगी बांध हो जाता है किसका, भाखड़ा नागल बांध का। ठीक है, क्वेश्चन आपका भाखड़ा नागल से तो नहीं आएगा, लेकिन कहां से आएगा, नागपा छाकरी बांध। बताइए नागपा छाकरी बांध किस नदी पर होगा आपका, सतलज नदी पर होगा कि नहीं होगा। तो सबसे बड़ा सहयोगी बांध किसका हो जाएगा, ये आपका किसका हो जाएगा भाई, भाखड़ा नागल बांध का।
नागल कहाँ पड़ता है आपका? पंजाब। भाखड़ा कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल प्रदेश। कहाँ पड़ता है आपका? हिमाचल। तो दो राज्य हो गए, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया। आगे बढ़ेंगे उत्तराखंड। ये हो गया आपका? ये हो गया? चलो देखो आगे, देखो जरा अगला क्या है? हिमाचल के बाद हम किसको पढ़ लेते हैं? पंजाब। पंजाब राज्य की हम क्या पढ़ लेते हैं? परियोजनाएं देख लेते हैं। पंजाब में अगर परियोजना देखेंगे तो सबसे फेमस एक परियोजना है आपकी, जिसका नाम क्या है भाई? बोलिए, जिसका नाम क्या है? हरिके बैराज। क्या नाम है? हरिके बैराज। हरिके बैराज क्यों फेमस है, इस बात की चर्चा करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा पंजाब से ये बांध है आपका हरिके बैराज, ये पानी के प्रवाह को उल्टा दिशा में बहने का काम करता है। ये क्या करता है? पानी के प्रवाह को पूरा मोड़ देता है और उल्टी दिशा में बहने के लिए मजबूर कर देता है। इसके लिए जाना जाता है हरिके बैराज। ये पानी की दिशा को क्या कर देता है? परिवर्तित। क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से वह कौन सा बांध है जो पानी की धारा को विपरीत दिशा में बहने के लिए परिवर्तित कर देता है? तो कौन सा बांध हो जाता है? और इससे एक नहर बनी है, इंदिरा गांधी नहर। कौन सी नहर है? हरिके बैराज से एक नहर का निर्माण हुआ है। इसी बांध पर नहर कौन सा बना आपका? इंदिरा गांधी। कौन सा बना आपका? इंदिरा गांधी नहर। तो इंदिरा गांधी नहर का निर्माण कहां से निकलती है आपकी? हमने उस दिन बोला था जब आपको पढ़ा रहे थे, राजस्थान पढ़ा रहे थे, हमने कहा था कि जब नदियों वाला चैप्टर आएगा, परियोजना वाला चैप्टर आएगा, तब हम आपको बताएंगे कहां से निकला, क्या क्या काम होता है। क्योंकि हरिके बैराज क्या करता है? पानी के प्रवाह को बदल कर नहर बना दिया, जिसका नाम क्या है आपका? इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी नहर को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि यही वो नहर है जो राजस्थान को उपजाऊ बनाने के लिए काम करती है। तो राजस्थान का जीवन किस पे चलता है? इंदिरा गांधी। और कहेगा भारत की सबसे बड़ी नहर, क्या कहेगा? भारत की सबसे बड़ी नहर कौन सी आपकी? सबसे बड़ी सिंचाई नहर, सबसे बड़ी सिंचाई करने वाली नहर कौन है आपकी? सिंचाई नहर। ये निकलती है पंजाब से, ये निकलती है पंजाब से। और कहां होके आएगी? तो ज्यादा है इसका विस्तार कहां पर है? इस नहर का सर्वाधिक विस्तार है आपका राजस्थान। कहां पर आपका? राजस्थान। और राजस्थान का थार का मरुस्थल इसी के कारण उपजाऊ है। किसके कारण उपजाऊ है? इंदिरा गांधी नहर के कारण यह मरुस्थल कैसा हो जाता है आपका? उपजाऊ हो जाता है। कि एकमात्र वह आपका रेगिस्तान है जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है और सबसे ज्यादा वेस्ट भूमि भी है राजस्थान। ठीक है, बताओ जरा, कोई दिक्कत किसी को? राजस्थान का सबसे फेमस बांध बताइए, कौन सा होगा आपका? हरिके बैराज। यहाँ पे दो और बांध। ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ये आपका किस नदी पर? ये भी तो क्वेश्चन पूछेगा ना। बताइए किस नदी पर होगा ये आपका? सतलज नदी पर। किस नदी पर है आपका? सतलज। एक और नदी है प्लस, व्यास नदी। सतलज और व्यास नदी पर ये, व्यास छोटी नदी है, सतलज आपकी बड़ी नदी है, इसलिए बड़ी नदी का हमेशा नाम होता है, छोटी नदी का नाम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी पेपर में आपका सतलज ना दिया जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? ब्यास। क्या नाम होगा आपका? ब्यास नदी होगा। क्लियर है ना? यही आपका पंजाब में दो और आपके बांध जाने जाते हैं। कौन कौन से दो बांध जाने जाते हैं? एक होता है थीम बांध, एक होगा आपका पोंग बांध। कौन होगा आपका? थीम बांध है और पोंग बांध। सी आप देखिएगा ना इसको, थीम बांध पूछा गया है कि किस नदी पर? थीम बांध, थीम बांध है। और एक कौन सा आपका? एक है आपका पोंग बांध। कौन है आपका? पोंग डैम, पोंग बांध। क्या थीम किस नदी पर है? थीम बांध किस नदी पर? रावी नदी पर। थीम बांध किस पर है भैया? रावी नदी पर। तो रावी नदी पर स्थित एक और आपका बांध है जिसका नाम क्या है? थीम बांध। और ऐसे एक और क्वेश्चन पूछा गया कि बताइए सर पोंग बांध किस पर होगा? तो याद रखिएगा ब्यास नदी आई थी ना, तो ब्यास नदी पर हो जाएगा पोंग बांध। क्या हो जाएगा आपका? ब्यास हो गया आपका, रावी हो गया, ब्यास हो गया, सतलज नदी। तीन नदियों के नाम आए हैं कि नहीं आए? बताइए जरा, कोई दिक्कत किसी को? जब नदी तंत्र पढ़िएगा ना तो धीरे धीरे आपकी आदत डाल रही है नदियों के नाम। आपको नाम समझ में आएंगे ना, फिर आपको परियोजनाएं और नदी तंत्र बड़े आसानी से समझ में आएगा। जब हम आपसे कहेंगे कौन सी किसकी सहयोगी नदी है तो नाम आपको अजीब नहीं लगेंगे, क्योंकि पहले आप सुन चुके हो। जब हम कहेंगे कि बताइए रावी किसकी सहायक नदी है, तो रावी किसकी सहायक नदी हो जाएगी भाई? बोलिएगा, किसकी हो जाएगी भाई? चिनाव की सहायक नदी। किसकी सहायक नदी है? चिनाव की। ब्यास किसकी सहायक नदी? चिनाव की। ब्यास किसकी? सतलज किसकी सहायक नदी है? चिनाव की। किसकी सहायक? झेलम किसकी सहायक नदी है? चिनाव की। सबकी सब चिनाव में जाके मिलती हैं, इसलिए सबकी सब सहायक नदियां हो जाती है चिनाव की। ठीक है, तो आगे जब पढ़ेंगे नदी तंत्र तो उसमें आपका आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दोनों हो गए, कितने राज्य हो गए हमारे? बताइए कितने राज्य हो गए? 3।
सबसे पहले जम्मू पढ़ा, उसके बाद हिमाचल पढ़ा, फिर पंजाब पढ़ा, अब डालिएगा उत्तराखंड। अगला हेडिंग डालिएगा उत्तराखंड। अगला हेडिंग डालो भाई उत्तराखंड। क्या क्या चीज? हाँ, वो लिख लो, इधर वाला डाल, ये वाला तो लिख लिया होगा ना। ठीक है, अगला लिख लेते हैं परियोजना। अगला परियोजना कौन सा भाई? कहाँ का पढ़ेंगे हम लोग? उत्तराखंड। कहाँ का पढ़ेंगे भाई? उत्तराखंड। अच्छा, उत्तराखंड पढ़ने से पहले बताइए उत्तराखंड कब बना? 2000 में। दो का एक टूट गया, सन 2000 में। कब बना ये आपका? सन 2000 में टूटा है। कब टूटा है? दिन बताइए, तारीख बताइए। पूछता है ना कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड कब अलग हुआ है? 26 नहीं है, थोड़ा बहुत इर्द गिर्द से जाइए। अगस्त है नहीं, नवंबर है। 26 नवंबर। जब कह रहे इर्द गिर्द जाइए, 26 नवंबर। उत्तराखंड टूटा था 9 नवंबर। कब टूटा है? 9 नवंबर सन 2000। ये भारत से टूटा था और क्या बना था? एक नया राज्य बना है। पहले इसका नाम उत्तरांचल था, जब टूटा तो नाम क्या बन गया? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं। उत्तराखंड की क्या पढ़नी है हमको? परियोजनाएं पढ़नी है। उत्तराखंड में कौन कौन सी परियोजनाएं हैं देखिएगा। पहली सबसे फेमस परियोजना है यहाँ पे आपका बांध है जिसका नाम है टिहरी बांध। किसके लिए जाना जाता है ये आपका? टिहरी बांध। तो टिहरी बांध जो है ये क्या कहलाता है? अभी हम आपको बताए थे। टिहरी बांध एक गुरुत्वीय बांध है या फिर अर्थ पिलर है। ये एक अर्थ पिलर बांध है। ये क्या आपका? अर्थ पिलर डैम। ये अर्थ पिलर डैम है आपका। अर्थ पिलर का मतलब होता है खंभों पर बना हुआ आपका एक बांध। देखो क्या कहेगा आपका? कहेगा टिहरी बांध जो है वो किस नदी पर है? तो नदी का नाम याद रखिएगा, भागीरथी नदी। किसका नाम है? भागीरथी नदी पर ये आपका बांध बना हुआ है। और भागीरथी की एक सहयोगी आपकी नदी भी है जिसका छोटा सा नाम आता है भीलांगना नदी। कौन सी नदी है? भीलांगना नदी। ठीक है, भीलांगना और भागीरथी के बांध पर मिलकर नदी पर बना है ये आपका बांध, जिसको क्या कहते हैं? टिहरी बांध। और इसकी ऊंचाई की अगर बात करिएगा ना तो इसकी ऊंचाई है 255 मीटर। कितना है आपका? 255 मीटर। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी थी? 225। और इसका कितना है? 255। तो ये भारत का सबसे ऊंचा बांध हो गया कि नहीं हो गया? सबसे ऊंचा बांध कौन सा आपका? टिहरी बांध। लेकिन पूछेगा अर्थ पिलर या गुरुत्वीय करके दे दे तो गुरुत्वीय बांध में किसका नाम आएगा आपका? भाखड़ा नागल का। अर्थ पिलर में नाम आएगा किसका? आपका टिहरी बांध। इसका एक सहयोगी बांध है, जैसे आपका भाखड़ा नागल का नागपा छागरी था, इसका सहयोगी बांध है जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। क्या नाम है आपका? कोटेश्वर। इसका क्या है? सहयोगी बांध। इसका सहयोगी बांध बताइए। इस नदी का सहयोगी बांध कौन सा है भैया? जिसका नाम है कोटेश्वर बांध। क्या नाम है? कोटेश्वर बांध। और कोटेश्वर बांध किस नदी पर होगा? इसी नदी पर होगा। इसी नदी पर होगा कि नहीं होगा? तो कुल मिला के भागीरथी नदी पर आपका बना हुआ कोटेश्वर बांध जो किसका सहयोगी बांध कहलाता है? बोलिए, किसका सहयोगी बांध कहलाएगा आपका? टिहरी बांध का। तो सहयोगी बांध याद रखिएगा। बताइए अच्छा, नागपा छागरी किसका सहयोगी बांध है आपका? भाखड़ा नागल बांध। भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई कितनी है? हाइट 225 मीटर। जबकि टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? 255 मीटर। कितना है भाई? 255 मीटर। तो दोनों में अंतर करके देखिएगा, ऊंचाई में तो कौन बड़ा लग रहा है हमको? ये लग रहा है नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन धोखे से आपका दे देगा, कहेगा भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, ऑप्शन नंबर ए में लिखा होगा टिहरी बांध, कभी मत करिएगा। क्या करिएगा आप लोग? भाखड़ा नागल बांध। क्योंकि उसमें क्या दे रखा है? गुरुत्वीय बांध। गुरुत्वीय का मतलब होता है नीचे से लेकर ऊपर तक जिसकी हाइट समान हो, पिलर पे ना खड़ा हो, वो वाली बात। जैसे ये मकान देखिए ना, पिलर पे खड़ा है ना, तो इसको क्या कहेंगे? पिलर हाउस कहेंगे कि नहीं कहेंगे? पिलर पे खड़ा हुआ। कुछ में न्यू से सीधा बना के लेके आता है तो उसको गुरुत्वीय कहते हैं। दोनों में अंतर समझे, गुरुत्वीय और पिलर में क्या अंतर होता है? तो सबसे बड़ा बताइए अर्थ पिलर डैम कौन सा है आपका? टिहरी बांध होगा। और टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है आपका? किस नदी पर है? भागीरथी ना। अगर भागीरथी ऑप्शन में नहीं देगा तो ऑप्शन में क्या देगा आपका? भीलांगना। क्या नाम देगा आपका? भीलांगना। बताइए अच्छा, टिहरी बांध किस राज्य में है? उत्तराखंड में। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछेगा भाखड़ा नागल बांध किस राज्य में? किस में? हिमाचल। बताइएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि आप जब बड़े होते तो नाम आपका पहले आता है। जब नाम पहले आएगा तो समझ लो आपकी पहचान भी उसी से है। बात समझ में आ रही है ना? छोटे को तो अलग से पूछेगा कि नागल बांध का है, तब बताइएगा पंजाब। लेकिन भाखड़ा नागल कहेगा तो क्या बताइएगा आप लोग? हिमाचल। क्योंकि बड़े नाम से आपकी पहचान होती है। और बड़ा बांध कौन सा है इसमें? आपका भाखड़ा। इसीलिए नाम पहले आया। जैसे आप लोग कंपनी का नाम सुनते हो ना, हीरो होंडा, सुनते हो ना?
हीरो के शेयर ज्यादा है 51, इसीलिए हीरो का नाम आया आगे। और 49% शेयर किसका होता है? आपका होंडा का, इसीलिए होंडा का नाम आता था बाद में। बात समझ में आ रही हो? जैसे मारुति सुजुकी, मारुति आपकी इंडियन कंपनी है जिसका शेयर होता है 51%, और सुजुकी विदेशी कंपनी है जिसका शेयर होता है 49%। 1% से आपका बढ़ोतरी कर रहा है तो नाम पहले आया कि नहीं आया? उसी प्रकार से आपका बाद में भी नाम पहले आएगा यदि वो बड़ा है। बात समझ में आ रहा है ना? आपके भाई साहब हो, अगर आपसे बड़े हो तो आपकी पहचान उन्हीं से। कहेगा बड़े भाई, ऐसा तो ना कहेगा नाम लेगा वो हमारा भाई, नहीं हम उसके भाई हैं। तो भाई तो ठीक है, लेकिन पहचान किससे होगी? बड़े व्यक्ति से होती, तो बड़े से नाम आपका लिया। बताइए अच्छा, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर आपका? किस नदी पर? भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर आपका? सतलज नदी पर। किस पर है भाई? सतलज। सतलज और ब्यास पर। किस पर है? सतलज और ब्यास। बताइए कोल डैम किस नदी पर आपका? कोल डैम। कोल डैम। पोंग और कोल बताए थे अभी। पोंग किस पर है आपका? पोंग किस पर है आपका? ब्यास पर, ब्यास पर, ठीक है। और बताइए अच्छा, कोल डैम किस पर है आपका? रावी नदी पर। किस पर है आपका? रावी नदी पर। बेटी अभी जस्ट पढ़ा के गए हैं आपको। बताइए कोटेश्वर बांध किस नदी पर आपका? किस पर है आपका? भागीरथी नदी पर। किस पर है भाई? भागीरथी नदी पर है आपका, ठीक है। भाखड़ा नागल बांध किस पर है आपका? नदियों के नाम मत भूलिएगा। आपको पता चला डैम तो याद रहा लेकिन नदी भूल गए, तब भी गड़बड़ हो जाएगा। तो नदी भी साथ में हम लोग क्या करते हैं भाई? याद कर लेते हैं। चलिए हो गया भाई, यहाँ तक कोटेश्वर बांध हो गया। चलिए क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस राज्य से चालू होता है? पंजाब से। कहाँ से चालू होता है? पंजाब से। इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किस बांध से हुआ है? बोलिए। हरिके बैराज। पानी की धारा को बदलने वाला बांध बताइए। हरिके बैराज।